तो हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है सर्वविद्या एमसीक्यू भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो मैंने हिस्ट्री का जीरो से स्टार्ट कर दिया है। उस वीडियो में आप सबने बहुत सारा प्यार दिया है, इस लेकर जब मैं सेकंड वीडियो आप के लिए लेकर आया हूं, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये स्पेशल जो है टारगेट हम लोग लेकर चले हैं बिहार पुलिस के लिए। जीके जीएस जो जितने भी आएंगे ना इसमें, तो सभी को बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे उन सभी का भी डिस्कशन करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। हमने जो है पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत के इतिहास के लिए जो 4 प्रमुख स्रोत से हमको जानकारी मिलती है, जैसे कि हो गया वेद, हो गया पुराण, हो गया ये जो धार्मिक ग्रंथ के अनुसार, ऐतिहासिक ग्रंथ के अनुसार, साथ साथ में विदेशी से मिलने वाली जानकारी। तो आज जो हम पढ़ेंगे विदेशी से जो मिलने वाली जानकारी है उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक आते हैं। कौन आते हैं? यूनानी रोमन लेखक आते हैं, जिसमें कि टेशियस आता है। टेशियस जो है ईरान का राजवैद्य था। टेशियस के बारे में क्वेश्चन बनता है कि टेशियस क्या था। तो टेशियस जो है ईरान का एक राजवैद्य था। क्या था? टेशियस कहाँ का? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण जो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण वो विश्वसनीय है। ये जो ऐसा सब कहानी लिख दिया है जो कि विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन इसमें एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो टेशियस कहाँ का राजवैद्य था। तो टेशियस कहाँ का था? ये जो है ईरान का राजवैद्य था। सेकेंड में नंबर में जो आता है हेरोडोटस आता है। क्या आता है? हेरोडोटस। ये जो है फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हम लोग जो है सबसे पहले ये हेरोडोटस के बारे में पढ़ते हैं। तो हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसने अपनी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिका। ये याद रखना, हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका है। उसमें क्या क्या है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस यानी कि ईरान के संबंध में जो वर्णन किया है। किसके किसके बीच में? भारत और फारस यानी कि ईरान के बीच में क्या क्या उसने वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी कैसा है? अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसका भी विवरण ठीक ठाक से नहीं है। इस कारण से जो है फिर जो है तीसरे नंबर में आता सिकंदर के साथ आने वाला जो लेखक था, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अभी शॉर्ट में जानेंगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर वाइज से, तो उसमें डिटेल से थोड़ा पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अभी सिर्फ इसका जो डेमो क्लास चल रहा है एक तरह से। तो सिकंदर के साथ जो आने वाले, जब सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे तो उनके साथ आने वाले लेखक, साथ साथ में कौन कौन उसका सेनापति आया। जैसे कि यहाँ पर देखिए निरियाकस, ये जो जल सेनापति है, ठीक है। तो जब सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो है यहाँ पर जो है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिकंदर के साथ आने वाला लेखक में एक निरियाकस था जो कि एक जल सेनापति था। आने सीक्रेट्स था तथा अरिस्टोबुलस था कि विवरण जो अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय। ये जो है तीनों का जो है प्रमाणिक विवरण है, जिस कारण क्या विश्वसनीय होता है। फिर आता है मेगास्थनीज। ये जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? ये जो सेल्यूकस निकेटर था इसका राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राज दरबार था, उसमें कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर आया था। और इसी के बेटी जो है कार्नेलिया जो रहता है, इसी के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाता है विवाह, जिसमें मौर्य वंश को पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो है राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक, इसका एक पुस्तक था, पूछा जाएगा क्या पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। और इसने जो है मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? तो मौर्य युगीन, मौर्य के बारे में जो है ये लिखा है। और इसकी पुस्तक है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। किसका है? मेगास्थनीज का जो पुस्तक का नाम है इंडिका, याद रखना। फिर होता है डायमेकस। डायमेकस ये सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। ये किसका था? डायमेकस। तो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो है ये डायमेकस किसके दरबार में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। और इसका भी जो है कैसा विवरण है? तो मौर्य युग से संबंधित है। इसका विवरण कैसा है? तो मौर्य युग से संबंधित है। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। और अगर बात करें मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। एक आता है डायोनियसियस, ये आपको याद रखना है। एक आता है डायोनिसियस। ये जो है मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। किसका था? तो टॉलमी नरेश जो फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में आया था, ये इंपॉर्टेंट है।
किसका राजदूत था उतना नहीं। फिलाडेल्फस किसके दरबार में आया था, तो ये जो है अशोक के दरबार में आया था। सॉरी, ये डायोनिसियस किसके दरबार में आया था, तो अशोक के दरबार में आया था। एक आता है टोलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। तो टोलमी के बारे में अगर पूछा जाएगा भारत का भूगोल जो है किसने लिखा था, तो ये टोलमी आएगा। एक आता है प्लिनी के जो है इसने जो है प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, ये दोनों जो है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो है भारत का भूगोल पुस्तक का लेखक कौन है, तो आपको बताना है टोलमी है। साथ साथ में प्लिनी के बारे में पूछेगा तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के यह लिखा है। इसमें भारतीय पुष्पों, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसमें, तो नेचुरल हिस्ट्री में। मतलब क्या है, नेचुरल हिस्ट्री में नेचर के बारे में बता रहा है, पेड़ पौधा खनिज लवण आदि के बारे में जो है बता रहा है। कौन, तो प्लिनी बता रहा है। याद रखना कौन बता रहा है, तो ये जो आपका प्लिनी बता रहा है। ठीक, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो आपका आता है, आगे आता है पेरिपल्स ऑफ द इरिथिशियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, ये पुस्तक का नाम है, जो कि इसकी पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तु के बारे में जानकारी दी है। ये पुस्तक के बारे में उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, पर आपको याद रखना है ये जो है। फिर चीनी लेखक, ये चीनी लेखक बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, तो चीनी लेखक के बारे में भी देखते हैं। तो चीनी लेखक में ये आपको ये याद नहीं रखना कि कौन सा लेखक है, फिर सिर्फ लेखक का नाम याद रखना है, किसके दरबार में है तो ये याद रखना है। तो फैयान, ये जो चीनी यात्री चंद्रगुप्त नरेश, ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फैयान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फैयान आया था। अगर इसका ट्रिक की बात करें तो हम लोग एक ट्रिक बनाए थे, फिर से लाओ, मतलब क्या, फिर से आया, तो फिर से आया फैयान। इस तरह से से फैयान याद रखना है। द्वितीय, फिर से मतलब दोबारा आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके दरबार में कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था, और यहाँ फिर से आया है तो फैयान आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इस तरह से दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो फिर इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसमें यह इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन देखने के लिए भी मिला है। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। तो बताएगा कि फैयान ने जो कहाँ की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया, तो ये जो है मध्य प्रदेश की जनता को जो सुखी एवं समृद्ध बताया है। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा। कितने साल तक रहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दे दिया 14 वर्ष तक रहा। लेकिन ये जो है मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है संयुग्न, ये जो है 1518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा के में बौद्ध धर्म की प्राप्ति कर एकत्रित की। ये जो है जब ये आया था संयुगन, तो ये जो बौद्ध धर्म की जो है प्राप्तियाँ एकत्रित की थी, ये बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी एकत्रित किया था। फिर आता है वेनसंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है वेनसंग के बारे में। वेनसंग हो से देखिए, हो से वेनसंग होता है, हो से हर्षवर्धन होता है, आपको याद रखना है। हो वैसे वेनसंग हो से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसंग किसके समय आया था, तो हर्षवर्धन के समय आया था। और वेनसंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। लगभग जो 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारत के राज्य कपिसा पे पहुंचा। तो किस राज्य में पहुंचा था, ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो कपिसा राज्य में पहुंचा था। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन क्या होता है, वापस लौट जाता है। और जो ये जो बिहार में नालंदा में स्थित जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन करने के लिए तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। क्या करने आया था, तो ये जो है बिहार में जो है बोध गया में, ये सॉरी नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर ये पढ़ने के लिए आया था और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी है, ये आपको याद रखना है। तो वेनसंग के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है, क्या नाम है, सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने अपने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो क्या था, शूद्र था। ये आपको याद रखना, सिंध का राजा कौन था, शूद्र था। किसके अनुसार, तो ये जो था वेनसंग के अनुसार था। ठीक है, वेनसंग ने बुद्ध धर्म की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। यह क्या करता है, तो बुद्ध धर्म का जो है बुद्ध भगवान का प्रतिमा जो किया, इसके साथ साथ सूर्य और शिव का प्रतिमाओं का भी पूजन करता है वेनसंग। नोट में कुछ दिया गया, उनको भी देखते चलते हैं। तो वेनसंग के अध्ययन के समय जो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति यानी आचार्य कौन थे, तो ये शीलभद्र थे। ये क्वेश्चन बनता है जब वेनसंग
यहाँ पर आया तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य फिर कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यह विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय है तो ये क्या है? तो ये जो है बौद्ध दर्शन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। एक आता है इति सिंह, ये जो 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला, ये जो आपका भागलपुर के कहलगांव में पड़ता है, तथा अपने समय के साथ भारत का वर्णन किया है। ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका जो है वर्णन करता है इति सिंह। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे और सारा लेखक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिससे कि बहुत सारा एग्जाम भी बनता है। अरबी लेखक। अब आइए अरबी लेखक जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अलबरूनी आ गया। तो अलबरूनी जो है किसके दरबार में आया था, किसके साथ आया था, उनके बारे में जानते हैं। तो अरबी लेखक में आता अलबरूनी। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आपको वही पता है महमूद गजनवी जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, ठीक है। अलबरूनी ख्वारिज्म या फिर ख्वीज आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद, क्या नाम रखना याद? किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद, जिसको कि कहते हैं भारत का खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जो इतिहासकार जो इसी से जो है बहुत सारा जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधि, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि के विषय में आधार पर जो है 80 अध्यायों में विभाजित है। बहुत एक तरह का विशाल बुक है। इसमें जो राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलबरूनी का जो पुस्तक है ये जो है किताब उल हिंद या फिर कहा जाए तहकीक हिंद या फिर भारत की खोज जिसको कहते हैं। इसी में इन सभी की जानकारी मिलती है। तो मैंने आपको याद रखना है किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद किसका द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी का है। और ये जो है महमूद गजनी के साथ भारत आता है। एक आपका आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इसके द्वारा लिखी गई, अरबी में लिखा गया है। इसका ये यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहते हैं, इब्न बतूता के द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है जिसको रेहला कहते हैं, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विविधता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में आपको याद रखना MBT, जब आपको नाम ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा, MBT ने उसे क्या किया था? दिल्ली का काजी जिसको न्यायाधीश युक्त किया था। किसको? तो इसको इब्न बतूता। इब्न बतूता का जो पुस्तक है रेहला। एक आता है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है अन्य लेखक के रूप में तारानाथ। तारानाथ कहाँ का ये जो यात्री था? ये तिब्बती लेखक था। तारानाथ कहाँ का मतलब लेखक था? ये तिब्बती लेखक था। इसका पुस्तक का नाम याद रखना, कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ जो है एक तिब्बती लेखक था और इसका पुस्तक जो है कंगयूर तथा तंगयूर है, ये आपको याद रखना है। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ये जिसका पुस्तक कंगयूर तंगयूर है, क्या जानकारी देता है? भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देता है। एक आता है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका इब्न बतूता इम्पोर्टेंट है, तारानाथ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। तो यहाँ से हम लोग जो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो प्रमुख विदेशी यात्री था उनसे जो जानकारी क्या क्या मिलती है, कहाँ के बारे में, कैसे, उन सभी के बारे में देखा। और हम ये भी आज के वीडियो में हम दो लोग देख लेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो जानकारी मिलती है, कहाँ से क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आता है भारतीय इतिहास जो है, यहाँ से भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ये आपको याद रखना। अलेक्जेंडर री, उसके बाद HS लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाटर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी, पोरलू, फिर क्या है घंटासला, अमरावती आदि स्थलों पर खुदाई की। ये सब जो इतिहासकार जो है ये सब ने इन जगह पर जो है खुदाई की है। उसके बाद जो आपका आता है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है। बोगाज कोई, याद रखना है, जो कि एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक
देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिसको अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। 1400 ईस्वी में ये बुगाच कोई नामक एशिया माइनर का एक अभिलेख है, जो कि किसके किसके बारे में, मित्र, अरुण, वरुण, इंद्र के बारे में जो है जानकारी देता है। फिर आता है मध्य भारत में भागवत धर्म। ये जो भागवत धर्म जिसको वैष्णव संप्रदाय मानते हैं, विकसित होने का प्रमाण जो मिलता है ये होलियोडोरस के वेसन नगर से मिलता है, वेश नगर से मिलता है, जिसको विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। भागवत धर्म का जो संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ से मिलता है, तो होलियोडोरस के वेसन विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, हाथी गुफा अभिलेख में होता है। कहाँ पर होता है, तो भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख में होता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सहगौरा अभिलेख है। कौन है, सहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग होने वाले खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। किस तरह से रखा जाता था उसके बारे में ये उल्लेख है। सहगौरा अभिलेख संकट के समय में जो है अनाज को जो है सुरक्षित रखने का उपयोग करता था। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण, हून का जो आक्रमण होता है इसकी जानकारी जो है भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। इसका एक चार्ट भी आपको मिलेगा जिसमें कि पूरी डिटेल्स है। तो हून का आक्रमण जो है कौन जानकारी देता है, तो हून का आक्रमण जो होने वाला है भीतरी स्तंभ देता है। और सती प्रथा, ये सारे के सारे जितने भी आ रहा है ये सभी की इम्पोर्टेंट माना जाता है। इससे क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो मिलता है एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त के द्वारा, ये जो भानुगुप्त जो है इससे प्राप्त होता है। एरन अभिलेख से किसकी जानकारी मिलता है, तो सती प्रथा का जो जानकारी मिलता है जो कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया। सातवाहन जो है जो कि एक तरह शीशा का सिक्का चलाया था, उन्हीं के बारे में जानकारी जो मिलता है। किसके बारे में, तो उसका पूरा जो अभिलेख है उसी के से उसका जो है जानकारी मिलता है। अगला आता है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी। रेशम बुनकर जो श्रेणियों की जानकारी ये भी इम्पोर्टेंट है, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम का जो है ना मंडी में भाव क्या है, मंदा पर गया, इस तरह से याद रख लेना ट्रिक के माध्यम से। तो रेशम से क्या है, मंदसौर हो जाएगा, मंद हो गया। तो रेशम बुनकर की जानकारी जो है किससे मिलता है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है। फिर होता है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम, ये जो गड्ढा का घर है, गर्तवा जिसको गड्ढा का घर का साक्ष्य मिलता है। इनसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जहाँ मनुष्य के साथ साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा जो है प्रचलित थी। यह कश्मीर का नवपाषाणिक पुरास्थल है, यहाँ से इस विषय में जानकारी प्राप्त हुआ। और प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को साहित्य में कसारपन कहा जाता था। क्या कहता था, आहत सिक्के को क्या कहते थे, पुराने सिक्के को आहत कहते थे और इसको साहित्य में कसारपन कहते थे। ठीक है, साथ साथ में जो है हम लोग जो है यहाँ तक डिस्कशन किए, अब थोड़ा सा यहाँ बचा है, इन सबको भी करते जाएंगे। चलिए यहाँ से साथ साथ में सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक को जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। सिक्कों पर जो लेख लिखने का मतलब ये सिक्का बनाया तो इस पर जो लेख लिखने का कार्य स्टार्ट हुआ तो यवन शासक ने किया। किसने किया था, तो यवन शासक के द्वारा किया गया था। अब ये कुछ चार्ट है, अभिलेख है और उससे जो प्रमुख संबंधित शासक है, इसमें कुछ ट्रिक भी लगाएंगे इसको याद रखने के लिए। तो जैसे कि देख सकते हैं अभिलेख है और इधर शासक है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है, यह जो कलिंगराज खारवेल इसका शासक है। हाथी गुफा अभिलेख जो है किससे संबंधित है, तो कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो है गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, जो कि एक तरह से हम ट्रिक भी बताए थे कि जूना की तरह शंकर भगवान का जो है ये आपका माथा का बाल जो है रहता है, तो रुद्र याद रखना है आपको, शंकर भगवान याद रखना है। जटाटवी गज्जल है तो आपको शंकर भगवान याद रखना है। इसका जो है एकदम रुद्र याद रखना है, क्रोधित हो जाएगा तो रुद्र हो जाएगा। फिर आता है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री। तो अगर मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है तो इसे ट्रिक याद रखना है, नाक से दम लगा के बोलता है तो गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख बल लगाना पड़ रहा है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। तो प्रयाग का नाम सुने हैं, जब कुंभ मेला लगता है तो वो समुद्र में सब क्या करने जाता है, नहाने जाता है। तो प्रयाग स्तंभ से आपको याद रखना है समुद्रगुप्त। फिर आता है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय याद रखना है। एहोल अभिलेख का जो जानकारी जो है शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय है। फिर आता है मंदसौर अभिलेख। तो आपको बताए थे मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, क्या जगह यशोवर्मन।
फिर ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज। साथ साथ में भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख जो हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो आपको स्कंद से जो है मीठा जो आलू खाते हैं जिसको शकरकंद बोलते हैं, तो वह भीतर में होता है ना, जमीन के भीतर होता है। तो स्कंदगुप्त जो है भित्री में एवं जूनागढ़ अभिलेख याद रखना है। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन याद रखना है। देवपाड़ा जो है बंगाल शासक विजय सेन याद रखना है। साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का जो अध्ययन कहते हैं उसको क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। इसको याद रखना है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। अब मान लीजिए सिक्का था, ये जो किसका, समुद्रगुप्त का, और इसमें जो है क्या कर रहा था, तो बीना बजा रहा था। एक तरह से ये बीना बजा रहा था, एकदम धे धड़ल्ले से ताल दे रहा था। तो उससे पता चलता है कि यह कैसा था, तो यह संगीत प्रेमी था। पता चलता है कि उसके बीना बजाते हुए के कारण वो संगीत प्रेमी था। अरुकमेडू यानी पुडुचेरी के निकट जो रोमन का सिक्का प्राप्त हुआ है। किसका सिक्का प्राप्त हुआ अरुकमेडू में? तो रोमन का सिक्का प्राप्त हुआ। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, जिसको कि अभी हम लोग क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया जिसको कम्बोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। ये सब क्या है? सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोजा और जावा यवद्वीप से स्थापित हुई। ये सब जो है उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली जो है नागर शैली है। आपको बताया भी थे पहला वीडियो में, उत्तर भारत में जो है नागर शैली का जो है एक तरह से नागर भाषा बोलता है और दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोलता है। तो उसी से आपको याद रखना है, उत्तर भारत का मंदिर का जो शैली है नागर शैली है, जबकि दक्षिण भारत के मंदिरों का जो शैली कैसा है, द्रविड़ शैली है। कैसा शैली है? तो द्रविड़ शैली है। और जबकि दोनों दक्षिणोपथ के मंदिरों के निर्माण नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, जो कि वेसर शैली कहलाता है। दोनों का मिक्स जब करेंगे तो वो कैसा शैली हो जाएगा? वेसर शैली हो जाएगा। जबकि उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली आपको याद रखना है। पंचायतन शब्द मंदिर की रचना शैली से संबंधित। ये हिंदू मंदिर होता है और मंदिरों के घेरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो में जो है परमेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर में लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो के लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, दशा अवतार मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश, साथ में गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। यह सब कैसा? पंचायतन मंदिर। तो जो है बीच में मंदिर रहता है और चारों ओर से जो है फिर मंदिर से उसको जो घेरा हुआ रहता है। तो बस इस सभी के बारे में हम लोग आज का डिस्कशन हुआ है। अगला वीडियो जो आपका आएगा यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से। मैंने पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया था जो पूरा डिस्कशन अलग अलग से किए थे, जिसमें हम लोग जो कैसे पढ़े थे, तो उसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे कि पहले जो है इतिहास को कितने भागों में, तीन भाग में बांटे। उसके बाद जो है कितने कितने किसको किसको बांटे। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल को बांटे, 3 भाग में बांटे थे, पाषाण, नवपाषाण, पूरा पाषाण, इस सभी के बारे में। तो पूरा डिटेल्स में उस समय बनाए थे वीडियो। तो प्ले लिस्ट में भी मिल सकता है, आप लोग को वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जो लूसेंट के अनुसार जो है पढ़ रहे हैं कि लूसेंट के अनुसार कहा जाता है कि एक बुक को 1000 बार पढ़िए, ना कि 1000 बुक को 1000 बार। तो इसीलिए हम लोग जो है ये लूसेंट को बार बार पढ़ते हैं ताकि जो है दिमाग में फिट हो सके कि कहाँ पर क्या चीज़ था और कैसे क्वेश्चन बनता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।